तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का सेट 1 सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का पहले ही करवा दिया गया है, साइंस का ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया है। टोटल उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। और टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो जो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन मेरा है, चलिए क्वेश्चन जो मेरा बता रहा है वो पहला है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, जिसको आपको एक वर्ड या एक वाक्य में देना है। तो पहले पहला क्वेश्चन है, कल्पनादर्श यूटोपिया किसे कहते हैं। तो यूटोपिया एक आदर्श समाज था, ठीक है, जो वो एक समाज था जिसका सच होना असंभव है। मतलब आप सिर्फ उसको सोच सकते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बाकी ये सच होना इसका असंभव है। इसका अर्थ कल्पनादर्श भी है, ठीक है। चलिए कल्पनादर्श भी है, ये कल्पनादर्श होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं। देखिए सत्याग्रह जैसे ही आपका है तो आप समझ लीजिए सत्य के रास्ता पर चलकर अन्याय का सामना करना सत्याग्रह होगा, ठीक है। यही आपका सत्याग्रह सत्य को ही अपना शक्ति मानता है, ठीक है। सत्याग्रह जो है अन्याय के रास्ते पर चल के अन्याय के खिलाफ लड़ना है, सत्य के खिलाफ मतलब लड़ना है, ठीक है। तीसरा है, किन्हीं दो राजनीतिक दलों का नाम बताइए। तो राजनीतिक दलों का कोई भी नाम बताइए। जैसे पहला भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है ना, दूसरा आम आदमी पार्टी एएपी, ठीक है। तो दोनों आप लिख दीजिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखे। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो खत्म नहीं होने वाले, जो मतलब प्राकृतिक देन है, ठीक है, तो वो है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है, दो है। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा जो हमारा बता रहा है वो बोल रहा है, सड़क परिवहन के दो विशेषताएं लिखी। तो सड़क परिवहन है उसके दो विशेषताएं लिखी। तो पहला है, सड़कों में रेलवे से कम पूंजी निवेश की जरूरत होती है। जो सड़क है उसमें रेलवे से कम पूंजी की जरूरत होती है बनाने में, जाने में, है ना। इसका निर्माण किसी भी स्थान पर हो सकता है। देखिए तो इसका जो निर्माण है सड़क का वो किसी भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन और भी जो रेलवे का है उसके लिए एक अलग सी जगह चाहिए, उसके लिए एक बड़ा जगह की जरूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा से आप क्या समझते हैं। मुद्रा जो है वो धन है, धन का वह रूप जिससे जीवन में किसी भी वस्तुओं को खरीदने में किया जाता है। आप ये ऐसे ही नॉर्मल में लिख देना अपने भाषा में। तो मुद्रा वो है जो समझ लीजिए पैसा है जिससे हम किसी चीज को खरीदते हैं और बेचने का काम करते हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक से अनेक देशों में अपना व्यापार करता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपका आएगा 3 नंबर का, ठीक है, ये 3 नंबर का आएगा। आपको लिखना पहला है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो ये उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए। जो उन्होंने है, फ्रांसीसी लोगों ने सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। तो पहला कदम था आपका, देखिए लिख देना ऑप्शन दे के, पहला दूसरा कर करके पहला लिखना, मित्र भूमि और नागरिक जैसे विचारों का प्रचार किया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो, मतलब सबको समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। अगला उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसमें अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। मतलब जो अपने भाग पर, अपने घर पर, अपने जमीन पर रह रहे थे उनके लिए समान कानून बनाया गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसका चुनाव नागरिकों को समूह द्वारा जाने लगा। तो जो जनरल ये था, स्टेट जनरल जो नाम था उसे बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और जिसका चुनाव नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। उसका जो चुनाव है नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। उसने फिर क्या किया, नई स्तुतियां रची, शपथ ली, शहीदों का गुणगान किया और राष्ट्र का नाम और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ ये, और ये सब जो हुआ सो राष्ट्र के नाम पर हुआ, ठीक है। फ्रांस का नया ध्वज भी बनाया, मतलब ध्वज भी बनाया, अपना राष्ट्र ध्वज नया बनाया। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, मतलब क्षेत्रीय बोलियों को भी किया गया लेकिन फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया। चलिए अगला है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार मापने के एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। मतलब जो आंतरिक, मतलब जो राष्ट्र के अंदर आपस में जो आयात निर्यात का जो काम होता था उसका शुल्क समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन मेरा दूसरा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हेसियों पर क्यों पहुंच गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिखना है। आंसर है जैसे मशीन उद्योग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार भारत में रेशमी और सूती उत्पादकों का दबदबा रहता था, ठीक है।
मशीन उद्योग से पहले रहता था अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा का जो दबदबा रहता था वो रहता था, ठीक है। गुजरात के तट पर स्थित बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। ये जो है गुजरात के तट पर जो स्थित बंदरगाह है वो भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसको निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। मतलब जो निर्यात का जो व्यापार चलता था उसमें बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर्स मतलब एक्टिव रहते थे। 1750 के दशक तक भारतीय कारी सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा। जो ये सौदागर किए थे तो 1750 के बाद ये टूटने लगा, ठीक है। ये टूटने लगा। यूरोपियन कंपनियां की ताकत बढ़ती जा रही थी। जो यूरोपियन कंपनियां था उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और बाद में उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब पहले उन्होंने क्या किया तो राष्ट्रीय दरबारों से कई तरह के रियायतें हासिल कर लिया, उसके बाद जो है व्यापार में अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। इससे सूरत बंदरगाह से होने वाले निर्यात पर नाटकीय कमी आई। मतलब उससे जो सूरत बंदरगाह के हो रहे निर्यात के काम पर कमी आ गई और बंदरगाह हाशियों पर चल गया, ठीक है, हाशिए पर चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखें। तो बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले निम्नलिखित लाभ इस प्रकार है, ये लिख देना है। उसके बाद लिखना है, देखिए इन परियोजना से जल संरक्षण में मदद मिलती है। इस परियोजना से जल को संरक्षण किया जाता है जिससे वह जल कृषि सिंचाई के हेतु में काम आता है। मतलब और वही जल हम सिंचाई के लिए काम में लगाते हैं, ठीक है। इस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित है। मतलब इस परियोजना से पीने का जल की आपूर्ति भी है जिस अनेक नदियों के परियोजनाओं के विकास से आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को पूरा समाधान हुआ है। मतलब बहुत सारा ऐसा नदी है, बहुत सारा नदी घाटी परियोजना है जिससे आसपास के पेयजल की समस्या जो हो रहा है उसका समाधान हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला है इन परियोजना से बाढ़ का नियंत्रण में सहायता मिलती है। तो ये परियोजना से बाढ़ से नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। नदियों से होने वाली असमय और विकराल बाढ़ को काफ़ी हद तक इन परियोजनाओं की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। मतलब ये जो नदियों में होने वाली है, मतलब अनटाइमली जो होने वाला है विकराल बाढ़ जो आता है उसे इस परियोजना की सहायता से बहुत काफ़ी इसको नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इस परियोजना में जल विद्युत संयंत्र लगाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मतलब इस परियोजना से हम बिजली का उत्पादन भी करते हैं जल से। ये उत्पादित बिजली विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, आप लोगों को पता ही है। चलिए अगला चलते हैं। तो इन परियोजना में पर्यटन उद्योग का विकास भी होता है। पर्यटन उद्योग, ठीक है, और नौका परिवहन आदि जैसे पर्यटन संबंधित उद्योग फल फूलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला हम उसके बाद ये लिख देना, इन परियोजनाओं की सहायता से मत्स्य पालन और अन्य जल संबंधी उद्योगों का बढ़ावा मिलता है जिससे अनेक लोगों को रोजगार की अवसर प्राप्त होता है। मत्स्य पालन जैसे मछली उछली पालन ये भी और रोजगार भी इससे मिलता है, ठीक है। अगला है चौथा क्वेश्चन मेरा है, एक पेयजल का नाम लिखे और उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दे, ठीक है। तो एक पेयजल मेरा है चाय को पेयजल है ना, तो इसके निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियाँ की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या होती है, तो देखिए चाय की फसल के विकास के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके लिए क्या उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय की फसल के लिए 21 से 28 डिग्री सेल्सियस डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए, ठीक है। अगला है चलिए अगला बता रहा है, चाय की फसल के लिए गहरी उपजाऊ ह्यूमस से भरपूर जैविक पदार्थ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। मतलब अच्छी मिट्टी होनी चाहिए जो गहरी रहे, उपजाऊ रहे, ह्यूमस में भरपूर रहे, जैविक पदार्थ उसमें रहे और अच्छी जल की निकासी होनी चाहिए, ठीक है। तो वही मिट्टी की आवश्यकता होती है इसको उगाने के लिए। चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म और नम मुक्त जलवायु में आवश्यक होती है। मतलब इसको जो हमेशा चाहिए वो चाहिए गर्म और नम मुक्त जलवायु, ठीक है। साल भर बार बार वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय की फसल के लिए 150 से 200 सेमी के बीच उच्च वर्षा उपयुक्त होता है। मतलब इसको बार बार जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको 150 से 200 सेमी के बीच में उच्च वर्षा की उपयुक्त जरूरी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन 5वां, जो सत्ता की साझेदारी
क्या है, इससे क्या क्या लाभ है। तो सत्ता की साझेदारी एक शासन व्यवस्था है, एक शासन व्यवस्था जिससे समाज के प्रत्येक समूह और समुदायों को भागीदारी होती है। चलिए ठीक है, तो ये हम लिख देंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है। सत्ता की साझेदारी की निम्नलिखित मुख्य लाभ है। ठीक है, पहला लाभ है, देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो लोकतंत्र के एक मूल मंत्र है जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना की नहीं जा सकती। ठीक है, दूसरा, जब देश में सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत हो जाता है। मतलब जब इस साझेदारी के तहत प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी जब बनाया जाता है देश के नागरिकों को, तो देश जो है वो और भी मजबूत हो जाता है। चलिए ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग का है, जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान रखा जाता है और उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। मतलब जब एक दूसरे के जाति के भेदभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता है और उसके भावनाओं का आदर किया जाता है तो उस संघर्ष की संभावना खत्म हो जाती है, मतलब लड़ाई की संभावना खत्म हो जाती और देश जो है प्रगति के पथ पर चल पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी अपनाकर विभिन्न समूहों के बीच आपसी टकराव तथा गृह युद्ध की संभावना को खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो सत्ता की साझेदारी अपनाने से आपस के जाति उति की कोई भी लड़ाइयाँ उसे समाप्त की जा सकती है, टकरावों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। ठीक है, दबाव समूह और राजनीतिक दल, तो इसमें लिख देना है दबाव समूह और राजनीतिक समूह में निम्नलिखित अंतर है। पहला लिख देना है, देखिए राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं जबकि दबाव समूह में नेतृत्व केवल एक ही नेता होते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल में सिर्फ एक नेता होते हैं, लेकिन दबाव समूह में मतलब राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं जबकि दबाव समूह में अलग अलग मतलब बहुत सारे नेता होते हैं। ठीक है, चलिए अलग चलते हैं। दूसरा है राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं जबकि दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है। मतलब राजनीतिक दलों में जिसको चुना जाता है वही होते हैं, लेकिन दबाव समूह में पूरा वर्ग होता है, मतलब पूरा जिसको जो रहता है सब रहता है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। जो राजनीतिक दल है वो सत्ता में अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं और सत्ता पर उनका नियंत्रण होता है और सत्ता पर उसका नियंत्रित होता है। इसके विपरीत दबाव समूह में यह ताकत नहीं होती है, लेकिन यही दबाव समूह में इसकी यह ताकत नहीं होती कि वो सत्ता पर अहम भूमिका निभा सके। ठीक है, अगला है राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है जिसकी जड़ें गहरी होती है। राजनीतिक दलों के पास अपनी एक शक्ति होती है जिसकी जड़ें गहरी होती है, मतलब पहुँच ज़्यादा होता है, जबकि दबाव समूह को केवल जनता की शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन दबाव समूह जो है जो सिर्फ जनता के शक्ति पर निर्भर करता है। अगला सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण लिख दें। ठीक है, तो पहला हमको लिख देना, विभिन्न बाजारों में सस्ते भोजन की उपलब्धता, परिवहन में सुधारों, तीव्र गति रेलों, हल्की बेगियों और विशाल जलपातों ने भोजन को कम दरों पर संचालित करना शुरू कर दिया है ताकि वे खेती से सीधे अंतिम बाजार तक तुरंत पहुंच सके। मतलब इनका कहना है कि जो विभिन्न बाजार में सस्ते भोजन को जो उपलब्ध करवाया जा रहा है, परिवहनों में सुधार, तीव्रगामी रेलवे मतलब तेजी से जो रेलवे चलता है मेट्रो जैसे, हल्की बोगियां और विशाल जलपातों ने भोजन को कम दायरों पर संचालित करना शुरू कर दिया। जो भोजन को वह कम दायरों पर संचालित पहुंचाना शुरू कर दिया है ताकि वे खेतों से सीधे अंतिम बाजार तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग को लिख देना है, वो लिखना है इस तरह के, मांस पर प्रभाव, तो इस तरह लिख देना। उसके बाद 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप के लिए मांस जीवित पशुओं के रूप में जल स्रोतों द्वारा भेजे जाता था। मतलब जो मांस है वो 1800 दशक में अमेरिका से यूरोप के लिए मांस जो है जीवित पशुओं के रूप में कैसे भेजा जाता था, जल प्रोतो यानी जहाज़ों से पानी के जहाज़ों से भेजा जाता था। ठीक है, और वहाँ जाकर उन्हें काटा जाता था, और यहाँ नहीं काटा था, उन्हें वहीं जाकर काटा जाता था, यहाँ से जीवित भेजा जाता था। पशु समुद्री जहाज में अधिक जगह घेरते थे, परंतु रेफ्रिजरेशन वाले जलपोतों के आविष्कार ने मांस को एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र तक परिवहन में सहायता की।
मतलब जो पहले था वो बहुत ज़्यादा जगह घेरता था जहाज़ में, लेकिन जैसे रेफ्रिजरेशन वाले जो जलप्रपात का आविष्कार किया गया तो जो मांस है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुँचाने में बहुत ही सहायता मिली। जब पशुओं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में काटे जाने लगे तब उनका ठंडा किया गया मांस यूरोप के लिए भेजा जाने लगा। मतलब उसको भेजा जाता था और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में काट के उसको ठंडा किया गया मांस को यूरोप में फिर से भेज दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां का, बैंकों के क्रियाविधि का वर्णन करें। मतलब बैंक कैसे काम करता है वो। तो देखिए, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं, वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। मतलब ये बैंक वो संस्था है जो जनता के धनराशि को जमा करता है और उसे ऋण के रूप में देने का भी काम करता है। लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में राशि जमा करते हैं। मतलब वो अपने बचत राशि को, जो आपका पैसा है, वो अपने सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ जमा करते हैं और ब्याज कमाने के दृष्टि से भी वहाँ जमा करते हैं। ठीक है, और आवश्यक अनुसार समय समय पर निकालते रहते हैं। मतलब देखिए, ज़रूरी पड़ता है तो अपने समय समय पर निकालते भी रहते हैं पैसे को। ठीक है, तो देखिए, बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। मतलब जो जमा पैसा होता है उनसे वो व्यापारियों को और व्यवसायियों को ऋण देते हैं, ब्याज देते, और उससे जो ब्याज आता है उससे वो कमाते हैं। ठीक है, आर्थिक संयोजन के वर्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए बैंकों एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी गई है। मतलब ये जो आपका बताया जा रहा है, कृषि, उद्योग, ये सब अगर आप और व्यापार करने के लिए अगर आप ऋण चाहते हैं, उसके लिए जो है बैंकिंग व्यवस्था एक आवश्यक माना गया है। मतलब वहाँ आपको ऋण मिल जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, ये है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स को जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें। ठीक है, चलिए, इसका आंसर जो आपका है आपको लिखना है, G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक समूह है। जो मतलब ये जो G77 नाम जो रखा गया वो 70 विकासशील देशों का एक समूह था जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य में संगठित हुए थे। मतलब जो अपने अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए मतलब 77 देश आपस में मिले थे। ठीक है, इन 77 देशों ने कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई है। मतलब ये 77 देशों ने कई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणालियों के लिए अपनी आवाज़ उठाई है, अपनी लड़ाई लड़ी है। इस नई आर्थिक प्रणाली से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्होंने अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रण मिल सके। ठीक है, मतलब इनका जो कहना है, ये जो आर्थिक प्रणाली का जो आशय है, इसका मतलब ये है कि वो व्यवस्था में जिन्होंने अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रण मिल सके, जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, जिससे उन्हें विकास में अधिक सहायता मिले, कोई दिक्कत ना हो विकास में, कच्चे माल को सही दाम मिले और तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुँच मिले। मतलब पहला है कि अच्छी सहायता मिले विकास के लिए, कच्चे माल सही दाम में मिले, तैयार माल को अच्छे देश में बेचने के लिए अच्छी पहुँच मिले। बस यही उनका जो था टारगेट था, उसका जो लक्ष्य था। ठीक है, G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। जो इन्हें है प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, ब्रिटेन वुड्स संतानों की प्रतिक्रिया, क्योंकि ये पश्चिम से विकसित राष्ट्रों के अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी मजबूती और अस्तु प्रदान करने के लिए ब्रिटेन वुड्स अवस्था का निर्माण किया गया था। मतलब ये जो है पश्चिम के विकसित राष्ट्रों को अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्वायत्व प्रदान करने के लिए इसका व्यवस्था का निर्माण किया गया था, G70 का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इस व्यवस्था का संचालन और एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों के हाथों में था। मतलब इसका जो संचालन था, वो जो चलाते थे वो कौन कौन थे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसे बड़ी बड़ी शक्तियों के हाथ में थे, मतलब बड़ी बड़ी देशों के हाथ में थे। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कई विशेष लाभ नहीं हुआ। मतलब इससे जो है अर्थव्यवस्थाओं के जो है वो उसको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ विकासशील देशों को। ठीक है, अतः इस व्यवस्था को प्रतिक्रिया स्वरूप इन 77 विकासशील देशों ने G77 का गठन किया। तो तब इन्होंने इस व्यवस्था को प्रतिक्रिया रूप से
77 विकासशील देशों ने मिलकर G77 का गठन किया। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन दूसरा की तरफ चलते हैं। हम लोग है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और पहले नहीं देखे तो वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने तरीका से बैठा के लिख देना। हम लिखें पहला एकात्मक सरकार, उसके बाद लिखेंगे संघीय सरकार, मतलब दोनों लिखना है। तो एकात्मक सरकार में शासन एक ही स्तर में होता है, मतलब जो उसमें जो सरकार है वो एक ही स्तर में होता है, ठीक है। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, शक्तियों का जो है केंद्रीकरण होता है, केंद्र के पास सारी शक्तियाँ होती है। उदाहरण के लिए जापान, मतलब देखिए उदाहरण के लिए जापान है, उसके पास जो है केंद्र के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, बस, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, मतलब जो एकात्मक सरकार है उसमें जो संविधान है वो लिखित भी हो सकता है और बिना लिखित भी हो सकता है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे इंग्लैंड है उसका एक उदाहरण, ठीक है। अगला है एकात्मक सरकार छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, मतलब एकात्मक जो सरकार है वो छोटे देशों के लिए, बड़े देशों के लिए नहीं है। चलिए, अगला चौथा पॉइंट है मेरा, इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य को विशेष आदेश नहीं दे सकती। तो इस व्यवस्था में, एकात्मक सरकार की व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य को, मतलब अपने राज्य को विशेष आदेश नहीं दे सकती, अपना आदेश नहीं दे सकती। इसमें नागरिकों को एक हरी नागरिकता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, मतलब इसमें नागरिकों को जो है एक हरी नागरिकता प्राप्त होती है, एक हरी, ठीक है। चलिए, अगला है संघात्मक सरकार। हमने एकात्मक देखा, अब है संघात्मक सरकार। तो इसमें है, इस सरकार में 2 स्तरों की सरकार होती है, मतलब इस तरह के राष्ट्र में 2 तरह के 2 स्तरों की सरकार होती है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रांत के बीच होता है। उदाहरण के लिए भारत, मतलब जैसे जो इसका जो सरकार की, संघात्मक सरकार की शक्तियाँ का जो विभाजन है वो केंद्र और प्रांत के बीच होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए भारत में है ना। तो अब चलिए, संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना आवश्यक है, क्योंकि शासन में शक्तियों का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए भारत। तो देखिए इसमें जो है संविधान वो लिखित होना चाहिए, क्योंकि जो इस शासन में है जो शक्तियों का बंटवारा होता है, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से ये है, ठीक है। तो इसी तरीका से इसके लिए जरूरी है लिखित हम लोग का, ठीक है, भारत के लिए। संघात्मक सरकार बड़े देशों के लिए उपयुक्त होता है, मतलब ये है जो बड़े देश जो है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी उसके लिए ये उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। अगला है इसका पॉइंट चौथा जो है, इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय व स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, मतलब जो केंद्रीय सरकार है वो स्थानीय राजकीय सरकार है उसको आदेश दे सकती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, मतलब जैसे भारत है वहाँ जो है केंद्रीय सरकार वो स्थानीय मतलब राजकीय सरकार को आदेश दे सकती है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? बोला तृतीयक क्षेत्रक है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, तृतीयक क्षेत्रक भारत में सकल घरेलू उत्पाद में बड़े पैमाने पर योगदान देता है। तृतीय क्षेत्रक है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। इसने भारत के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। ये जो है भारत के आर्थिक विकास में अहम भूमिका अभी तक निभा चुका है और निभाते आ रहा है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र भारत में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। जो तृतीय क्षेत्र है वो रोजगार का एक विशाल अवसर प्रदान करता है, मतलब बड़ा अवसर प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र ने भारत में बहुत सारे विदेशी निवेश को आकर्षित किया है, मतलब तृतीय क्षेत्र है जो भारत में बहुत सारे विदेशी निवेश, मतलब निवेश करने वाले जो भारतीय कंपनियां तो वो भी है व्यक्ति, उनको आकर्षित किया है। चलिए ठीक है, अगला इसमें है, भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में आता है। भारत के निर्यात का जो बड़ा हिस्सा है वो सेवा क्षेत्र में आता है। क्षेत्र में व्यापक विविधता और अत्यधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों में से कुछ है, मतलब सेवा में कुछ व्यापार विविधता और अत्यधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों में से कुछ है, जैसे आईटीटी उद्योग, संचार, वित्त, अंचल संपत्ति, परिवहन, व्यापार, पर्यटन, होटल, ये सब जो है वो तृतीय क्षेत्रक में आता है, ठीक है। चलिए अब है चौथा क्वेश्चन, हम चलेंगे मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके बचाव के उपाय को लिखें। तो मृदा अपरदन जो कहते हैं हम लोग, तो मृदा अपरदन का सीधा समझिए जो मिट्टी के कटाव को मतलब स्थानांतरित, मतलब मिट्टी यहाँ से कट के वहाँ जाता है उसे ही कहते हैं। जैसे मृदा अपरदन,
के आवरण को हटाना या स्थानांतरित द्वारा मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब उसे मिट्टी के जो ऊपरी परत को हटा के साइड किया जाता है या तो स्थानांतरित किया जाता है, उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन से आशय मिट्टी के विनाश से है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि मिट्टी का जो विनाश हो रहा है उसे ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। मतलब वनस्पति विहीन जो नरम मृदा है वहाँ जो अपरदन है वो तेजी से होती है। ठीक है। अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। मतलब इसका जो अपरदन के कारण जो भारत की मिट्टियों की उर्वरा शक्ति है, जो उसके मतलब उपजाऊ की जो शक्ति है वो कम होती जा रही है। ठीक है। भूमि के अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है। मतलब जो ये समस्या है बहुत ही चिंताजनक है। मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है। मतलब मृदा अपरदन का यह जो काम है, मतलब ये जो परिणाम है वो भूमि तक ही सीमित नहीं है। इसका फल मनुष्यों को भी इसका जो फल है, मतलब इसके कारण से जो नुकसान होता है उसका भुगतान मनुष्यों को भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्योंकि इससे भूमि की पैदावार निरंतर छीन होती जा रही है। क्योंकि इससे जो भूमि का पैदावार है, जो मतलब उपजाऊ होता है वो कम होती जा रही है, नियंत्रण ये कम होती जा रही है। ठीक है। तो देखिए, मृदा अपरदन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या क्या किए जा सकते हैं? पहला, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल परिणाम भूमि तक सीमित नहीं है। मतलब इनका जो है, आपको सबसे पहले जो है ना पर्वतीय और क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल इसका करना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, तो दूसरा जो है खेतों में बांधकिए बनाना, नालीदार अपरदन को रोकना। मतलब खेतों में बांधकिए बनाकर नालीदार बांधकिए बनाकर अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है। मतलब रोका जा सकता है कुछ मात्रा में। तीसरा है शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेलका पेड़ पौधे की बाढ़ द्वारा कम करके मृदा अपरदन को रोकना। मतलब जो है शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेखला मतलब पेड़ पौधे की बाढ़ द्वारा कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहाड़ी ढालों पर तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना। मतलब वहाँ जो है वृक्षारोपण करना है, और जो पशु जो चराई करते हैं, पशुओं को चराते हैं, उसको नियंत्रण करना है। पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना है। मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचे नीचे क्षेत्र है, जो समतल नहीं है, वहाँ जो बहते हुए जो जल है उसको संग्रह करना, मतलब संगठित करना, मतलब एक जगह संगठन करना। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में चरगाहों का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में चरगाहों का विकास करना है, तो ये आपको रोका जा सकता है। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। तो उसमें क्वेश्चन है, आप यहाँ से देखिए, ये है आपको वहाँ कुछ परिघटना मतलब परियोजना और नदियों के बारे में दर्शाना है, जो आपको यहाँ से देख के दर्शा लेना है, वो आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।